हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपका पीवीपी वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्कोलिथिक एज पर। अभी तक हम लोगों ने वीडियो 4 तक डिस्कस किया, जिसमें स्टोन एज की चर्चा की। पीछे स्टोन एज पे हमने स्टोन एज को मेंशन कर दिया है। आगे आज जिस पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो है कैल्कोलिथिक एज। इसके बाद जो आएगा वो आएगा हड़प्पा एज। इस प्रकार से आगे और पीछे के 2 चैप्टर्स आपके सामने हैं और बीच का जो फेज है उस पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, कैल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण और एज का अर्थ है युग। एक ऐसा युग जो कॉपर और स्टोन पर निर्भर था, यानी कॉपर और स्टोन एज, जिसको आप कहते हो कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण युग में मनुष्य तांबे और पाषाण का साथ साथ उपयोग किया है। जैसा कि अभी आप देखते आए हो कि स्टोन एज में मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन इस युग में मनुष्य ने एक नई धातु खोजी है जो तांबा है। यही कॉपर ही मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन, और स्टोन तो पहले से चला आ रहा था। इसलिए दोनों को मिलाकर के जब मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए औजार बनाए, कुछ कॉपर टूल्स बनाए और कुछ स्टोन टूल्स बनाए, तो उसको हम कहने लगते हैं कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में जगह जगह पर ऐसे लोगों का समूह पाया गया जो तांबे की वस्तुओं और साथ साथ पत्थर की वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे। इसलिए जहां जगह पर ऐसे लोगों का जमाव मिला, ऐसे लोग एक ही तरह के वेशभूषा, एक ही तरह के रहन सहन, एक ही तरह के खान पान, एक ही तरह के मकान निर्माण जैसी बहुत सारी समानताएं थीं। फलतः इसको हम एक संस्कृति की संज्ञा देते हैं। पूरे भारत में 3 जगहों पर इस तरह की संस्कृतियां हमें बिखरी हुई मिलती हैं। एक तो बनास वैली कल्चर राजस्थान में है, दूसरा मालवा कल्चर जो एमपी में है, और तीसरा जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र में है। इनके अलावा आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बस्तियां दिखाई दे रही हैं। ये छोटे छोटे जो ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये सब उनकी अलग बस्ती का संकेत दे रही हैं, जहां पे इक्का दुक्का परिवार निवास की। लेकिन राजस्थान के बनास वैली में मनुष्यों के रहने का एक समूह मिला। ऐसा ही एक समूह मालवा में और ऐसा ही एक समूह महाराष्ट्र में मिला, जिसको हमने अलग अलग नाम दिया, बनास वैली कल्चर, मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर। जोरवे एक टिपिकल साइट था। मालवा एक क्षेत्र का नाम है जहां पे सेटलमेंट्स मिले, और बनास एक घाटी है जहां पे बहुत सारे गांव, छोटी छोटी बस्तियां मिली। आप जानते हो, जैसे आप नाम लो गंगेटिक प्लेन की या गंगेटिक वैली की, गंगा घाटी की, तो आप पाओगे कि गंगा घाटी में बहुत सारे गांव उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक वैसे ही इस बनास घाटी में बहुत सारे सेटलमेंट्स मिले थे, बहुत सी बस्तियां बसी थीं जो तांबे के साथ साथ स्टोन के टूल्स का प्रयोग करती थीं। यही कारण रहा कि इनको हम लोगों ने ताम्रपाषाणिक बस्तियों में शामिल किया, और इन ताम्रपाषाणिक बस्तियों में
बनास वैली कल्चर सबसे ऊपर राजस्थान में आपको दिखाई दे रहा है। इस राजस्थान वैली में वैसे तो बहुत सारे गांव हैं, बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आहार और गिलुंद ये दो ऐसी बस्तियां थीं जिनको आप टिपिकल साइट्स कह सकते हो। आहार तो इतनी एडवांस बस्ती थी कि यहां पर तांबा गलाने की एक फैक्ट्री मिली, फर्नेस मिली। यही कारण है आहार को हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट तांबावली या ताम्रवती के नाम से जानते हैं। यही आहार खुद में एक संस्कृति बन गई। यही कारण है कि अनेक पुस्तकों में आपको आहार संस्कृति का नाम मिलेगा, लेकिन यह आहार संस्कृति इसी बनास वैली कल्चर का ही हिस्सा है, बनास वैली संस्कृति का ही हिस्सा है। आहार के लोग पत्थर के बने हुए घरों में रहते थे, मटर और जौ उगाते थे और तांबा गलाने का काम करते थे। ये लोग संभवतः पहाड़ी क्षेत्रों से पत्थर निकाल करके अपने घरों को बनाते थे, और कुछ जो पहाड़ी क्षेत्रों के पास में रहते थे वह पहाड़ों की गुफाओं में निवास किए। लेकिन उसी वैली में दूसरा महत्वपूर्ण स्थल गिलुंद है, जो आहार से अनेक बातों में समानता रखने के साथ साथ कुछ बातों में भिन्नता भी रखता था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आहार के लोग स्टोन हाउसेस में रहते थे, लेकिन गिलुंद के लोग मड हाउसेस में रहते थे, मिट्टी के बने हुए घरों में रहते थे। ये लोग पत्थर काटने का काम करते थे। हालांकि इनकी बस्तियों में तांबे गलाने का काम भी होता था, लेकिन बहुत ही माइनर स्केल पर, जबकि वहीं आहार में तांबा गलाने का काम मेजर स्केल पर होता था। यही कारण है कि अभी मैंने बताया कि इसको तांबावली या तांबावती के नाम से जानते हैं। आपकी परीक्षाओं में लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि which site is known as तांबावली और तांबावती। तो आप एक बार फिर दिमाग पे जोर लगाइए कि तांबावली या तांबावती के नाम से यही आहार नामक साइट, आहार नामक बस्ती कहलाती है, जो बनास घाटी में स्थित है, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यह घाटी बहती है या यह घाटी मौजूद है। आइए इसके बाद हम मालवा कल्चर की बात करें। मालवा कल्चर को मैप में ध्यान से देखिए। यह मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस मध्य प्रदेश में स्थित इस मालवा की ज्योग्राफी में कई ऐसे साइट्स आपको मिलेंगे, कई ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर तांबे का प्रयोग किया जा रहा था और पत्थर का उपयोग हो रहा था। मालवा कल्चर कई मायनों में अपने अनेक संस्कृतियों से, अपने समकालीन संस्कृतियों से भिन्न थी। आइए सबसे पहले उसके स्थलों की चर्चा करें, उसके बस्तियों की चर्चा करें। तो उसकी बस्तियों में कायथा, एरण और नौदा टोली तीन महत्वपूर्ण बस्तियां हैं। कायथा अपने आप में एक अलग संस्कृति के नाम से जानी जाती है, कायथा संस्कृति। हालांकि कायथा की ज्योग्राफी वह मालवा क्षेत्र में ही पड़ने के कारण ज्यादातर हिस्टोरियंस इसको मालवा कल्चर का हिस्सा मानते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें भी आपको इसे मालवा कल्चर का ही हिस्सा मानती हैं। लेकिन मालवा कल्चर में यह इतनी एडवांस थी कि इसको एक अलग संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। कायथा के लोग उन्नत किस्म के तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे। कायथा के लोग मिट्टी के बने हुए ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते थे जिसपे चॉकलेटी रंग के कलर किए गए थे, और ये मुख्यतः उसकी गर्दन पे थे। लेप इतने मजबूत थे कि वह कायथा के
मिट्टी के बर्तनों को, जिसको टेक्निकल भाषा में मृदभांड या मृत्तिका पात्र कहते हैं, इंग्लिश में पॉटरी कहते हैं, वह पॉटरी अपने समकालीन संस्कृतियों के विभिन्न स्थलों से बिल्कुल भिन्न और एडवांस थी। कायथा के लोगों को संभवतः कपास उगाने का भी ज्ञान था। हालांकि कपास का प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनके पास तकली के मौजूद होने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। अगर तकली है तो निश्चित तौर पर इन्होंने सूत काटने के लिए उसका उपयोग किया होगा, और सूत कपास का ही काटा जाता है। फलतः यहाँ के लोग कपास भी उगाते होंगे। ज्योग्राफिकल तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ मालवा की जो सॉइल है वह चरनोजिम सॉइल, काली कपास की मिट्टी के नाम से जिसे जानते हो। ज्योग्राफी में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। चरनोजिम सॉइल या काली मिट्टी वह कपास के लिए फेमस है, कहा था उसी क्षेत्र में पड़ता है। निश्चित तौर पे तकली के मिले हुए प्रमाण यहाँ कपास उगाने के साक्ष्य को पुष्ट कर देते हैं। एरण उसी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो एक किलेबंद बस्ती थी। प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी आद्य बस्तियों में किलेबंदी की क्या जरूरत पड़ गई। निश्चित तौर पे किलेबंदी सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। अब कुछ लोगों के पास संसाधनों का संकेंद्रण होने लगा था, और जिनके पास संसाधन नहीं होते थे, संभवतः उन लोगों से इनके संसाधनों को खतरा था। यही कारण था कि इन लोगों ने अपनी बस्तियों को किलेबंद किया। आइए तीसरे साइड पे नौदा टोली। नौदा टोली इस मालवा संस्कृति की ही नहीं, पूरे कैल्कोलिथिक कल्चर में सबसे अधिक उत्खनित स्थल था। सबसे ज्यादा खुदाई इसी स्थल की हुई। मीन्स आप कह सकते हो नौदा टोली वाज मोस्ट एक्सकैवेटेड साइट ऑफ कैल्कोलिथिक एज। यही नौदा टोली वह स्थान भी है जहां से इस कैल्कोलिथिक एज में सबसे अधिक प्रकार के अनाज उगाए जाने के साक्ष्य मिले। इस दृष्टि से देखें तो नौदा टोली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आते हैं जोरवे कल्चर पे। आइए इस जोरवे कल्चर को फिर एक बार मैप पे देखते हैं। आप ध्यान दें, यह महाराष्ट्र में स्थित जोरवे स्थित है। जोरवे एक साइट का नाम है, एक जगह का नाम है, एक बस्ती का नाम है। इस जोरवे के लोगों की तरह रहने वाले, उनके तरह की वेशभूषा, उनके तरह के रहन सहन को फॉलो करने वाले लोगों को हम इसी जोरवे संस्कृति में शामिल करते हैं। इस जोरवे संस्कृति में दो महत्वपूर्ण साइट हैं, दायमाबाद और इनामगांव। दायमाबाद इस जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा, सबसे अधिक ज्योग्राफी में फैला हुआ साइट है। इनामगांव उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन ये दोनों बस्तियां इतनी ज्यादा विकसित हो गई थीं कि इनमें अनेक नगरीयता के लक्षण आ चुके थे। संभवतः यह नगरीयकरण की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पूरी तरह से नगरीकरण नहीं हो पाई। उसके पहले ही इन बस्तियों का अवसान हो गया। आइए ध्यान दें, इन बस्तियों से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिली हो तो उस पर चर्चा करें। दायमाबाद एक ऐसा साइट है जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इस दायमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे स्थित इस स्थल में कांसे का एक रथ प्राप्त हुआ, और कांसे के रथ यह दर्शाते हैं कि इस समय तक मनुष्य आते आते रथ जैसे संसाधनों का उपयोग या तो करने लगा था या तो उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। इनाम गांव दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। इस इनाम गांव में अनेक अनाजों के साथ साथ खेसरी
एक अनाज उगाए जाने का साक्ष्य हमारे पास है। खेसरी उन जगहों पर उगाई जाने वाली फसल है जहां पे सूखा पड़ा करता है। खेसरी ड्राई फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। अब प्रश्न उठता है, खेसरी इन्होंने क्यों उगाया? दूसरा, यहां पे कृत्रिम उपायों से सिंचाई करने के साक्ष्य मिले हैं। हमारे पास रिमोट सेंसिंग के, सैटेलाइट के कुछ एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर यहां कैनाल होने के साक्ष्य मिले। तीसरा, यहां इनाम गांव के बस्ती के अनेक घरों के चूल्हों से कुत्ते की हड्डियां मिली। प्रश्न उठता है कि ये कुत्ते की हड्डियां चूल्हे में क्यों और कैसे पहुंची? क्या इसका कोई मंतव्य था? निश्चित तौर पर इन तीनों साक्ष्यों, खेसरी, कुत्ते की हड्डी का चूल्हे में पाया जाना और कृत्रिम सिंचाई के उपाय, यह दर्शाते हैं कि यहां जलाभाव रहा होगा और इस जलाभाव से बचने के लिए इन्होंने पहले तो सिंचाई की होगी और यदि सिंचाई से भी फसल उगाना संभव ना रह गया हो तो ड्राई फार्मिंग जैसी खेती करके अपनी जीविका को चलाने की कोशिश की होगी और उससे भी नहीं हुआ होगा, फूड क्राइसिस हुई होगी तो कुत्ते जैसे जानवर जो उनके पास उपलब्ध थे संभवतः उनको भी भून करके उनके मांस को खाया होगा। इस तरह से इनाम गांव एक महत्वपूर्ण बस्ती है। इनाम गांव से एक और महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है। इनाम गांव के लोग जिस तरह की बस्तियों में रहते थे उन बस्तियों में केंद्र में चौकोर मकान देखने को मिले, लेकिन इस बस्ती के किनारे किनारे हम गोलाकार कुछ मकानों के एविडेंस पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के गोलाकार मकान क्यों साइड में मिले जबकि बीच में बड़े और चौकोर मकान? इसके किनारे किनारे बहुत से छोटे मकानों के एविडेंस हमें मिले हैं। निश्चित तौर पे यह आम लोगों और विपन्न लोगों के घर रहे होंगे और यहाँ पर संपन्नता का सूचक यह मकान यह दर्शा रहा है कि यह इस बस्ती का सरदार यह संपन्न व्यक्ति रहा होगा और इस तरह से पूरी बस्ती में 2-4 मकानों के इस तरह के एविडेंस मिलते हैं, जिससे यह पता लगता है कि समाज में कुछ लोगों के पास अधिक संसाधन थे और कुछ लोगों के पास संसाधन कम थे, अर्थात कुछ संपन्न थे कुछ विपन्न थे। संपन्नों को अपने मकान को बचाने, अपने संसाधनों को बचाने की आवश्यकता हुई होगी। यही कारण रहा कि आपको मैं डिस्कस करके बता चुका हूं कि एरन में बस्ती का किलेबंदी किया गया। यह सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। इस तरह से हमने एविडेंसेस पे बात की। आइए ओवरऑल इस तरह के संस्कृतियों के मुख्य फीचर्स पर चर्चा करें। इस कैल्कोलिथिक एज के संस्कृतियों के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वह है BRW पॉटरी। BRW का मतलब होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल मृदभांड। ये काले लाल मृदभांड का प्रयोग कैल्कोलिथिक लोग करते थे। हालांकि ग्रे यानी धूसर मृदभांड, ब्राउनिश रेड मृदभांड और OCP अकर कलर्ड पॉटरी जैसे मृदभांडों का भी प्रयोग इन लोगों ने किया है, लेकिन BRW इनमें सबसे उन्नत था और इसका प्रयोग इन लोगों ने समय बीतने के साथ साथ ज्यादा किया है। इसलिए हमने BRW पॉटरी को इसके मुख्य लक्षणों में शामिल किया। ये लोग पशु पालने का काम करते थे, इसके साथ साथ खेती करते थे और परमानेंटली सेटल्ड थे, यानी स्थायी बस्तियों में रहते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस स्टोन एज के लास्ट फेज में, न्यूलिथिक एज में, मनुष्य ने
मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था और इस मिट्टी के बर्तन को बनाते बनाते इस फेज में वह काफी डेवलपमेंट कर चुका था। मैं आपको बता भी चुका हूं कि कुम्हार की चाक की खोज नियोलिथिक एज में हो चुकी थी। निश्चित तौर पर उस चाक का प्रयोग यह अब अच्छी तरह से करना जान गया है और यही कारण है कि उन्नत किस्म के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण वो करता है। अभी मैं इसके पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि कायथा के लोग मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। निश्चित तौर पे ये कायथा के जो लोग हैं, यह जो मिट्टी के बर्तन बनाए, यह इन्हीं लक्षणों को दर्शाता है। कैटल रियरिंग यानी पशुपालन जैसे लक्षण तो दक्षिण भारत में भी हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में अनेक जगहों पर ऐश माउंड के एविडेंसेस मिले हैं, यानी राख के ढेर, कोपगल, उत्तनूर जैसे अनेक स्थल हैं जहां पर राख के ढेरों का अस्तित्व मिला। संभवतः ये लोग अपने पशुओं को बाड़े में पालते थे और जब बाड़े में गोबर वगैरह ज्यादा हो जाता था, मौसम चेंज हो जाता था, वहां रहने लायक स्थिति नहीं रहती थी, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते होंगे और फिर जब उस स्थान पे पुनः लौटते होंगे तो वहां के डंग गोबर वगैरह में ये लोग आग लगा देते होंगे, जिससे वह आज ऐश माउंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात ऐश माउंड भी इस कैल्कोलिथिक एज की एक विशेषता है। इस प्रकार से जो आपकी परीक्षा में आने लायक प्रश्न थे, हमने उन सभी पहलुओं पर चर्चा कर लिया। आगे हम लोग इसके बाद हड़प्पन एज पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक्चुअल में क्रोनोलॉजी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यह कैल्कोलिथिक एज हड़प्पन एज के बाद आती है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो इसको हड़प्पन एज के पहले रखा जाना चाहिए। इट शुड बी पुट बिफोर हड़प्पन एज, नॉट आफ्टर हड़प्पा। लेकिन क्रोनोलॉजी के तौर पे और अस्तित्व के तौर पे आपको कुछ जरूर बस्तियां हड़प्पन एज के बाद भी जिंदा मिलेंगी। तो चूंकि कॉपर मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी, इसलिए हड़प्पन एज के पहले ही इसे रखा जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसको हड़प्पन एज के पहले रखा। अगर किसी पुस्तक में यह मिलता है कि यह हड़प्पन एज के बाद आई, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे हम लोग हड़प्पन एज पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।